सभी को नमस्कार। राधे राधे। चलो आ जाओ। लास्ट कहाँ थे? क्या पढ़ रहे थे अपन? मूल अधिकार। मूल अधिकार ही पढ़ रहे थे ना? कहाँ तक पढ़ लिया था मूल अधिकारों में? तेरे को दो एक बार। अनुच्छेद 12 हो गया। देखो लास्ट में लिखवाया था भाग 3 और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं है। न्यायपालिका, समझ गए? निजी कंपनियां, बीसीसीआई और वक्फ बोर्ड ये शामिल नहीं है इसमें, है ना? राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। निजी कंपनियां कैसे शामिल होगी राज्य की परिभाषा में? नहीं हो सकती, है ना? वक्फ बोर्ड, ये जो मुस्लिम समुदाय है इनका अलग से है, ये इनकी निजी संपत्ति मानते हैं। इसका मैटर भी चल रहा है अभी कि कैसे है, क्यों नहीं, इतना क्यों है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बाद बहुत संपत्ति है, तो ये भी मैटर चल रहा है। ठीक है। बीसीसीआई अलग है, राज्य की परिभाषा में नहीं आते, और न्यायपालिका तो है ही स्वतंत्र, इसलिए राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 12 कंप्लीट हो गया है। आगे अनुच्छेद 13 एडिंग लगाएंगे मूल अधिकारों में। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 13 में किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो समझो एक बार, मैंने क्या लिख दिया बोर्ड पे देखो। अनुच्छेद 12 पढ़ लिया हम। मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से, क्या हमने कल अनुच्छेद 12 को पढ़ लिया? पढ़ लिया ना? आज अनुच्छेद 13 को पढ़ रहे हैं अपन। ऐसे करके 35 तक पढ़ना है हमें। 35 जिस दिन आ गया उस दिन मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। देखो इसको समझो एक बार, ये क्या कह रहा है अनुच्छेद 13। मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। यदि संविधान में या संविधान निर्माण से पहले या संविधान निर्माण के बाद कोई भी ऐसी विधि हो, या विधि कोई और क्या कहते हैं? कानून। कोई भी ऐसा कानून हो जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, वह शून्य घोषित होगा। क्या समझे? उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, कोई भी मूल अधिकारों को यदि कोई अल्प कर रहा है या उल्लंघन कर रहा है तो वह सभी कानून क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। अनुच्छेद 13 कहता है ये, क्योंकि मूल अधिकारों को संरक्षण देता है अनुच्छेद 13। वो कैसे देता है ये हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुच्छेद 13 का एक, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 13 का भी एक, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो इधर। इसमें लिखा हुआ है, सीधा लिख देता हूं, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। अब देखो इसमें अनुच्छेद 13 में तो कह दिया कि कोई भी ऐसी विधि हो जो मूल अधिकारों से असंगत हो, मतलब उल्लंघन करती हो, वह सब उनका क्या हो जाएगा? अल्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो 13 में हो गई। लेकिन 13 एक ये कह रहा है
कि आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। अब सुनना इस बात को कि आच्छादन क्या होता है, ग्रहण क्या होता है, 13 के 1 में ये क्या है। सुनो इधर, समझो इस बात को। यदि संविधान निर्माण से पहले, समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, दिख रहा है क्या पीछे? संविधान निर्माण से पहले बने कानून, कानून को ही क्या कहते हैं, विधियां। संविधान निर्माण कब हुआ था, अपना मतलब कि लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो हम लागू की डेट से देखेंगे, समझ गए क्या, क्यों मूल अधिकार 26 जनवरी को लागू हुए हैं। मैं कह रहा हूं संविधान निर्माण से पहले, ऐसे लिखो इसको, संविधान निर्माण से पहले बने कानून या विधियां, बात एक ही है, मैं लिखवा दूंगा अच्छे से। कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो क्या करते हैं, मूल अधिकारों का उल्लंघन। अभी समझाऊंगा मैं इसको कैसे। मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे शून्य घोषित होंगे, वे शून्य घोषित होंगे। समझो इस बात को कैसे। देखो, 26 जनवरी 1950 से पहले कोई ऐसा कानून बन रहा हो, समझना इस बात को। 13 का ये क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950, मैंने यहां कह दिया संविधान निर्माण से पहले कोई भी ऐसा कानून या कोई विधि है, और यदि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो वह क्या होंगे, शून्य घोषित होंगे। समझे क्या? जैसे मान लो वर्तमान में मुझे एक मूल अधिकार प्राप्त है, वो है घूमने फिरने का। मान लो कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, भारत के क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मैं कहीं भी कुछ भी ले सकता हूं, मतलब कि मैं वहां पर रह भी सकता हूं, निवास करने की भी मुझे स्वतंत्रता है। समझ गए क्या? मैं कहीं भी जाके व्यापार कर सकता हूं, संघ या संगठन बना सकता हूं, सभा या सम्मेलन कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन यदि 26 जनवरी 1950 से पहले कोई ऐसा कानून है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि आप संघ या संगठन नहीं बना सकते, यदि ऐसा कोई कानून है संविधान निर्माण से पहले, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य। बोले नहीं, तुम्हारा कानून जीरो है, मैं बना सकता हूं सभा या सम्मेलन या संघ या संगठन कर सकता हूं मैं। समझ गए क्या? ये यदि पहले के कोई भी कानून हो और वर्तमान वाले अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, शून्य घोषित हो जाएंगे सबके सब कानून, और मूल अधिकार उस पर क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अर्थार्थ, इसे अर्थार्थ समझो, शून्य कैसे होंगे, अर्थार्थ सीधा कह देता हूं मैं, भाग 3 का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ ऐसी विधियां जो भाग 3 का उल्लंघन करते हैं। अच्छे से लिखा दूंगा, उन पर ग्रहण लग जाता है। क्या लग जाता है, ग्रहण। उन पर ग्रहण लग जाता है, और मूल अधिकार उसके ऊपर आ जाते हैं। जो भी, जैसे मान लो एक कानून बन गया कि आपके स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कि आप कहीं भी आ जा नहीं सकते, पता चल गया हमारा उल्लंघन हो रहा है मूल अधिकार का, इसका मतलब भाग 3 का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 13 का एक ये कह रहा है कि यदि ऐसा कोई कानून है संविधान निर्माण से पहले, यदि वो भाग 3 का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन पर क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण का मतलब रुक गया, समझते हो कि आज तो चांद पे ग्रहण लग गया, ऐसे उस पर ग्रहण लग जाएगा, और जो मूल अधिकार है उस कानून पर आच्छादित हो जाएंगे। समझ गए क्या? ग्रहण लग जाता है, और उन विधियों पर मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं।
इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। क्या समझे? 13 का एक ऊपर से जा रहा है क्या? कुछ ज्यादा मत समझो, अब शॉर्ट में समझो, साधारण भाषा में समझो। आपके चेहरे ये बता रहे हैं कि 13 का एक समझ में नहीं आया। 13 ये कह रहा है कि यदि मूल अधिकारों से असंगत कोई भी कानून हो, उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब कानून है इसमें। 13 के एक में ऐसे कानून है जो यदि मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो वो शून्य होंगे सभी। 13 का एक ये कह रहा है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। अब सुनना, संविधान निर्माण से पहले बने कोई भी कानून, मतलब कि मैं कह रहा हूं 26 जनवरी 1950 से पहले, पहले का मतलब बाद में नहीं, 1951 52 53 नहीं, उससे पहले 49 48 ऐसे करके 1900 बने कोई भी कानून हो, यदि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वो सबके सब क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। समझ गए क्या? शून्य इसलिए यदि भाग 3 का, संविधान निर्माण से पहले बने कानून यदि भाग 3 का उल्लंघन करते हैं तो उन कानूनों पर ग्रहण लग जाता है कि ये कानून नहीं है, रोक लो इनको, ये तो मूल अधिकारों को हनन कर रहे हैं, ग्रहण लगाओ इन पर, रोक लगाओ इन पर, और मूल अधिकारों को इनको ऊपर ले आओ। आच्छादन का मतलब होता है ऊपर आना। समझ गए क्या? आच्छादित नहीं समझते क्या? हिंदी में पढ़ते होंगे ये शब्द, आच्छादन हो जाता है, उन पर ग्रहण लग जाता है और मूल अधिकार उन विधियों कानूनों पर आच्छादित हो जाते हैं। इसीलिए इसे आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लिखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार लिखो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 और 13 थोड़ा हार्ड है मूल अधिकारों से, जो नागरिकों को प्राप्त है उन अधिकारों से ये थोड़े हार्ड पड़ते हैं, क्योंकि उसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। यहाँ मूल अधिकारों को सुरक्षा कवच कहते हैं, अनुच्छेद 13 को क्यों कहते हैं आगे जैसे जैसे पता चल जाएगा कैसे सुरक्षा कवच कहते हैं। लिखो अनुच्छेद 13 और 13 में डैश करके लिखो इसमें 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 मूल अधिकारों इसमें मूल अधिकारों के असंगत, मूल अधिकारों के असंगत या उनका या उनका या उनका या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। नीचे वाले लाइन में लिखो 13 का 1, इसमें लिख दो आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे इसका तात्पर्य है, नीचे वाले लाइन में लिखेंगे इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि, इसका तात्पर्य यह है कि, इसका तात्पर्य यह है कि संविधान निर्माण से पहले, संविधान निर्माण से पहले, संविधान निर्माण से पहले बने कानून या विधियां, संविधान निर्माण से पहले बने कानून या विधियां, बने कानून या विधियां यदि भाग 3 का, बने कानून या विधियां यदि भाग 3 का उल्लंघन करते हैं, भाग 3 का उल्लंघन करते हैं, तो वे सभी कानून,
तो वे सभी कानून शून्य घोषित होंगे, शून्य घोषित होंगे। वे सभी कानून शून्य घोषित होंगे। तो खोल दो एजाज की, एजाज रहेगा ये तो, हवा कहाँ जाएगी नहीं तो। ठीक है, शून्य घोषित होंगे। इसी अर्थार्थ लगा के नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, इसी लाइन में तो अर्थार्थ लिख दो, या नीचे वाले लाइन में लिख लो अर्थार्थ, अर्थार्थ, अर्थार्थ ऐसे कानून या विधियां, अर्थार्थ ऐसे कानून या विधियां, अर्थात ऐसे कानून या विधियां जो भाग 3 का उल्लंघन करते हैं, जो भाग 3 का उल्लंघन करते हैं, जो भाग 3 का उल्लंघन करते हैं, उन पर ग्रहण लग जाता है। अर्थात ऐसे कानून या विधियां जो भाग 3 का उल्लंघन करते हैं, उन पर ग्रहण लग जाता है, और उन पर ग्रहण लग जाता है, और उन कानूनों पर, और उन कानूनों पर, और उन कानूनों पर मूल अधिकार, और उन कानूनों पर मूल अधिकार, उन कानूनों पर मूल अधिकार आच्छादित हो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं। समझ गए क्या? नहीं समझे? समझ में आ गया कि ये 13 का 1? कुछ याद मत करो, बस इतना याद करो, यदि संविधान निर्माण से पहले कोई भी कानून और मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो शून्य होंगे। ये 13(1) में लिखा हुआ है। अभी धीरे धीरे जैसे 1-2 पढ़ेंगे ना, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, हेडिंग लगाओ, अनुच्छेद 13 का 2। इसमें लिख दो पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक पृथक्करण का सिद्धांत। हेडिंग लगा लो केवल लाइन में, अनुच्छेद 13 का 2, पृथक्करणीय का सिद्धांत या पृथक्करण का सिद्धांत। लिख लिए? अब सुनो इसमें क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत। क्या कह रहे हो? क्यों? लिख लिए? पृथक्करण का सिद्धांत। देखो इधर, ग्रहण या आच्छादन या ग्रहण के सिद्धांत में तो क्या था, बताओ देखे। संविधान निर्माण से पहले बने यदि कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो क्या होंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, संविधान निर्माण के बाद में यदि कोई संसद या विधानमंडल कानून बनाती है और वो यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, शून्य। 13 का 1 में तो संविधान निर्माण से पहले के कोई कानून शून्य होंगे, और 13 का 2 में संविधान निर्माण के बाद में कोई भी कानून हो यदि वो मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो क्या हो जाएगा,
उनका शून्य घोषित कर देंगे उनको। अभी देखो इधर अच्छे से समझते हुए चलो। संविधान निर्माण के बाद संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, कानून को क्या कह सकते हैं, विधियां, बनाए गए कानून यदि मूल अधिकारों का हनन करते हैं। संविधान निर्माण के बाद संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे क्या होंगे, वे कानून शून्य होंगे। अर्थात देखो इधर, अर्थात उन कानूनों को मूल अधिकारों से क्या कर दिया जाएगा, मूल अधिकारों से पृथक कर दिया जाएगा। पृथक कर दिया इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पृथकरणीयता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। क्या समझे, क्या समझे, 13 का 2 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि संविधान निर्माण के बाद कोई कानून संसद या विधानमंडल बनाती है और उससे मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो सभी कानून क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अर्थात उन कानूनों को मूल अधिकारों से पृथक कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको पृथकरणीय के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए क्या, 13 का 1 और 13 का 2 दोनों समझ में आ गए कि 13 का 1 पहले वाली बातें कर रहा है, 13 का 2 बाद वाली बातें कर रहा है। बस इन सिद्धांतों का नाम याद रखना। देखो अनुच्छेद 13(2) और पृथक्करण का सिद्धांत लिख दो। पृथक्करण का सिद्धांत, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है संविधान निर्माण के बाद, का तात्पर्य है संविधान निर्माण के बाद, का तात्पर्य संविधान निर्माण के बाद संसद या विधानमंडल द्वारा, संविधान निर्माण के बाद संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, बनाए गए कानून यदि मूल अधिकारों का, बनाए गए कानून यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बनाए गए कानून यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं
तो वे सभी कानून तो वे सभी कानून तो वे सभी कानून शून्य घोषित होंगे। वे सभी कानून शून्य घोषित होंगे। अर्थात 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 जो कानून जो कानून भाग 3 का उल्लंघन करते हैं अर्थात जो कानून भाग 3 का उल्लंघन करते हैं भाग 3 का उल्लंघन करते हैं उन्हें उन्हें या उन कानूनों को उन्हें पृथक कर दिया जाता है। उन्हें मूल अधिकारों से पृथक कर दिया जाता है। ऐसे लिख लो चाहे समझ जाओगे आप। उन्हें मूल अधिकारों से पृथक कर दिया जाता है, इसलिए इसे पृथक कर दिया जाता है। पृथक कर दिया जाता है, इसलिए इसे पृथककरणीय के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे पृथककरणीय पृथककरणीय के नाम से भी जाना जाता है। पृथककरणीय के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिए क्या? दोनों समझ में आ गया? 13 का एक 13 का दो। आगे और भी सरल है, आगे अनुच्छेद सरल है, सीधे सीधे आंसर है उनमें तो। ठीक है, एक बार और देख लेंगे लास्ट में इनको, है ना। ज्यादा कोई हार्ड तो है नहीं वैसे, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आ गया। 13 का एक कहता है पहले की बात, 13 का दो कहता है बाद की बात। जो भी कानून है वो क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। अब हेडिंग लगाओ 13 का 3। अनुच्छेद 13 का 3 और इसमें लिख दो विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा। अब विधि की परिभाषा में कौन शामिल है? विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समक्ष समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। आ जाओ इधर, कोई बात नहीं। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। इधर आ जाओ, अब बाद में पढ़ लेना उनको। देखो विधि की परिभाषा किसे कहेंगे? देखो इधर, विधि की परिभाषा से तात्पर्य है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा में देखो इधर, मैं सीधा लिख देता हूं फिर अच्छे से लिखवा देंगे। जैसे कोई अध्यादेश है, अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है ना। कोई अध्यादेश है, ये भी कानूनी होता है। अध्यादेश भी राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, वो कानून होता है अस्थायी कानून। यदि संसद उसे स्थायी बना दे तो ठीक है, अन्यथा वो निरस्त हो जाता है, लेकिन है कानून। इसका मतलब क्या है? कानून है, विधि है। अध्यादेश है, मैं कह दूं कोई उप नियम, नियम है कोई, नियम भी तो कानूनी होते हैं। नियम है, मान लो कोई उपनियम है, नियम या कोई उपनियम, कोई महत्वपूर्ण हो थोड़ा, कोई सब हो, है ना। कुछ प्रथाएं हैं जो प्रचलित है, कुछ प्रथाएं ऐसी होती है जो प्रचलित है, उसको मानना पड़ता है, कानून उसका संरक्षण करता है। समझ गए क्या? अपने हैं, जैसे अपन दिवाली मनाते हैं हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में क्या मनाते हैं? ईद। तो वो उनकी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है उनकी, ये विधि के अंतर्गत आती है वो सब कुछ, है ना। मान लो संसद और कोई विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई कानून है, संसद या विधानमंडल
द्वारा बनाया गया कोई कानून है। विधि तो बनाते हैं, ये कानून ही तो बनाते हैं। कानून है, वे सब क्या है? वे सब विधि की परिभाषा में आते हैं। वे सभी लिख देता हूं यहां पर। वे सभी क्या आते हैं विधि की परिभाषा में। कानून वे सब है, जो अध्यादेश है वो भी कानून है, कोई नियम है, कोई उपनियम है, कोई सूचनाएं हैं, है ना। कुछ सूचनाएं, अधिसूचनाएं मान लो यहां पर। सूचनाएं हैं, प्रथाएं हैं, संसद द्वारा, विधान मंडल के द्वारा बनाया गया कोई कानून है, वो सब विधि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। क्या समझ गए? विधि की परिभाषा किसे कहेंगे? संसद और विधान मंडल जो भी कानून बना रही है वो सब विधि की परिभाषा में उसे ही कानून कहते हैं। संसद ने कोई कानून बना दिया उसे ही कानून कहेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं ये तो हम नहीं मानते इसको। संसद ने बना दिया, मानना पड़ेगा। विधानमंडल ने बना दिया, राज्य को मानना पड़ेगा। यदि कोई अध्यादेश है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अस्थायी कानून होता है, उसे भी मानना पड़ता है जहां तक उसका समय है। नियम है, कोई उपनियम है कानूनों के, वो सब क्या आते हैं? विधि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विधि के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? बताओ देखे। विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है, बताओ। शामिल नहीं है, सीधा लिख देता हूं, विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। वर्ग विशेष कानून विधि में नहीं आते। क्या? वर्ग विशेष कानून। बताओ वर्ग विशेष कौन से कानून है? वर्ग विशेष कानून विधि की परिभाषा में नहीं आते। विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। बताओ वर्ग विशेष जैसे, क्या पर्सनल लॉ का नाम सुना है क्या? पर्सनल लॉ 12th पॉलिटिकल साइंस में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ? नहीं पढ़ा? किसी के साइंस है पर पॉलिटी में है पर्सनल लॉ। विधि की परिभाषा में एक तो पर्सनल लॉ शामिल नहीं है। पर्सनल लॉ क्या होता है पता है क्या? मैं बता देता हूं तुम लोगों को। मुसलमानों को अलग से कानून होता है। मुस्लिम समुदाय, वर्ग विशेष की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब वर्ग, धर्म, समझ गए क्या? वर्ग विशेष कानून, जैसे पर्सनल लॉ है, मुस्लिम समुदाय का अलग से कानून चलता है एक, पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे अपने बात करूं मैं तो एक हिंदू लॉ भी चलता है ना, हिंदू कानून, हिंदू लॉ भी चलता है। कुछ ऐसे है जो हिंदुओं पर लागू होते हैं, वो विधियां, कानून, वो सब हिंदू समाज पर ही लागू होंगे, है ना। मुस्लिम लॉ भी अलग से आता है, मुस्लिम समुदाय के लिए भी कुछ कानून विधियां अलग है। वर्ग विशेष विधि की परिभाषा में नहीं आते, उनका अलग है उनका काम। यदि उनके कानून में कुछ लिखा हुआ है इस अनुसार होगा तो वैसे ही होगा। जैसे मानो पर्सनल लॉ में मुस्लिम समुदाय का था, पहले था इनमें कबूल है, कबूल है, कबूल है, मामला सेट हो गया, ब्याह है कि नहीं है। तलाक है, तलाक है, तलाक है, मामला खराब हो गया, अलग अलग है कि नहीं है। तो ये इनका लो है, कानून है इनका, अलग कहता है। लेकिन वर्तमान में 3 तलाक को समाप्त कर दिया है, परंतु है तो है कि नहीं है। अपने क्या है, कोई कानून कहीं लिखा हुआ है क्या कि 7 फेरे लेंगे तभी हिंदू विवाह मान्य होगा? पर हमारा वर्ग विशेष कानून है, ये कहता है हमारा हिंदू कानून या हमारा हिंदू समाज ये कहता है कि फेरे लो। कितने? 4? 7 तो वचन होते हैं, 4 ही होते हैं क्या? तो 4 फेरे है कि नहीं है। तो वो हिंदू लॉ में है, तब है कि नहीं है? कहीं है क्या संविधान में लिखा हुआ? कौन कह रहा है 7 होते हैं? 7 होते हैं क्या? 4 ही होते हैं क्या? क्या कह रहे हो? कई कई जगह 2 भी होते हैं, कई कई जगह होते ही नहीं है, सीधे अरे चल तू चल, चले उधर,
फिर कह देंगे हमने 7 फेरे लिए हैं, तो 7 फेरे तो लेते ही नहीं है ना, 4 ही लेते हैं वैसे। अच्छा, ऐसे यदि दोबारा से विवाह होता है तो उसको फिर पुरुष का क्या है, पुरुष को भी पुरुष ले सकते हैं। हेडिंग लगाओ, विधि की परिभाषा। हेडिंग लगाओ, विधि की परिभाषा। गहराइए में मत जाओ, आप बाहर आ जाओ। हो गया, जिस दिन विवाह होगा उस दिन पता चल जाएगा कि कितने लेते हैं। मैं भूल गया, मैंने देखा है। चलो आ जाओ, विधि की परिभाषा नीचे वाले में, विधि की परिभाषा हेडिंग लगा ली क्या, विधि की परिभाषा हेडिंग लगा ली क्या, इसमें लिखो विधि की परिभाषा में, विधि की परिभाषा में क्या हुआ, विधि की परिभाषा में, विधि की परिभाषा में अध्यादेश, विधि की परिभाषा में अध्यादेश 123 123 के तहत जारी करता है राष्ट्रपति। अध्यादेश यहां नहीं लिखना है, अध्यादेश नियम उपनियम कोमा लगा लगा के लिखो, नियम उपनियम अधिसूचनाएं, नियम उपनियम अधिसूचनाएं, प्रथाएं, 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 रूढ़िवादी परंपराएं, ये भी है इसमें, रूढ़िवादी परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़िवादी परंपराएं, या 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 संसद, या संसद कोमा विधानमंडल द्वारा, संसद विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी कानून, बनाए गए सभी कानून, बनाए गए सभी कानून विधि की परिभाषा में शामिल है, विधि की परिभाषा में शामिल है, बनाए गए कानून विधि की परिभाषा में शामिल है, विधि की परिभाषा में शामिल है। नीचे नोट लगा लो, NOTE, नोट। कितने का लगाया, 10 का, 2000 का लगा लो, कोई लेके भी नहीं जाएगा, है कि नहीं है, ले जाके क्या ही करेगा उसका। लिखो, नोट लगा के लिखो, विधि की परिभाषा में निम्न शामिल नहीं है, विधि की परिभाषा में निम्न शामिल नहीं है, निम्न बातें शामिल नहीं है, निम्न ऐसे लिख लो, विधि की परिभाषा में निम्न शामिल नहीं है, क्या बातें शामिल नहीं है वो मैं लिखवा दूंगा, विधि की परिभाषा में निम्न शामिल नहीं है, और इसमें डैश करके लिखो, विधि की परिभाषा में, इसमें डैश करके लिखो, विधि की परिभाषा में वर्ग विशेष, विधि की परिभाषा में वर्ग विशेष, वर्ग विशेष, विधि की परिभाषा में वर्ग विशेष कानून शामिल नहीं है, विधि की परिभाषा में वर्ग विशेष कानून शामिल नहीं है, जैसे विधि की परिभाषा में वर्ग विशेष कानून शामिल नहीं है, जैसे पर्सनल लॉ, साहेबानो प्रकरण सुना है क्या नाम, एक वृद्ध महिला थी, पर्सनल लॉ
हिंदू लो, मुस्लिम लो, तीनों लिख दो। हाँ हाँ, यहाँ नाम दे रखा है, वहां धर्म का नाम है। लिख दिए? चलो आ जाओ। 13 का 4, हेडिंग लगाओ। अनुच्छेद 13 का 4, उस पे लिखो मूल अधिकारों में संशोधन। मूल अधिकारों में संशोधन। मूल अधिकारों में संशोधन। अनुच्छेद 35 भी यही कहता है, मूल अधिकारों में संशोधन। और अनुच्छेद 13 का 4 भी यही कहता है, मूल अधिकारों में संशोधन, है ना। मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो 35 में पढ़ेंगे वो यहां पढ़ रहे हैं, है ना। लिखो, ये लिख लिया क्या, मूल अधिकारों में संशोधन? नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, मूल अधिकारों में संशोधन। मूल अधिकारों में संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद करती है। संसद करती है, ठीक हो गया। तो इतना ही है ना। अब एक हेड नोट लगा लो, एक और नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, अनुच्छेद 13 को, अनुच्छेद 13 को, अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का, यदि मूल अधिकार की जगह भाग 3 लिखा हुआ आ जाए तो, मैं यहां भाग 3 नहीं लिखवाया, मान लो मैंने मूल अधिकार लिखवा दिए, और भाग 3 लिखा हुआ आ जाए तो बताओ ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भाग 3 का को सुरक्षा कवच प्रदान करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भाग 3 का सुरक्षा कवच कहलाता है? अनुच्छेद 13। चाहे मूल अधिकार कह दूं मैं, चाहे भाग 3 कह दूं, क्योंकि भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का। मैं कह दूं मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद है? 13। भाग 3 का सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद है? 13। कोष्टक में लिख लो, क्या लिखा? अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों, कोष्टक में लिख दो भाग 3 का मूल अधिकारों, कोष्टक में लिख दो भाग 3 का, दोनों लिखवा देते हैं आपको। भाग 3 का सुरक्षा कवच कहा जाता है, सुरक्षा कवच कहा जाता है, सुरक्षा कवच कहा जाता है। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों कोष्टक भाग 3 का सुरक्षा कवच कहा जाता है। लिख लिए क्या? याद रखना, ये नोट लगाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अनुच्छेद 13 समाप्त। अब मुझे आप लोग बताओ,
कि मूल संविधान में तो कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में तो 7 थे, और वर्तमान में कितने हैं? मूल संविधान में मूल अधिकार कितने? 7। और वर्तमान संविधान में कितने हैं? 6। समझिए इस बात को। कभी कभार सीधा प्रश्न आ जाता है कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे और वर्तमान में कितने मूल अधिकार है। तो मूल संविधान में तो कितने हैं मूल अधिकार? 7 थे। और वर्तमान संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? एक नोट और लगा लो, एक नोट और लगा लो, नोट लगा के लिखो। भारतीय मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। भारतीय मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, परंतु वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार है जो निम्न प्रकार से हैं। लिख दो, 6 मूल अधिकार है जो निम्न प्रकार से है। कल हम समानता का अधिकार नंबर 1, स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 4, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार नंबर 5, संपत्ति का अधिकार नंबर 6 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार नंबर 7। इन अधिकारों को देखेंगे। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। इसकी चर्चाएं हम कल करेंगे। सभी 7 मूल अधिकारों को कल देखेंगे, ठीक है। बाकी की चर्चाएं अगली क्लास में करेंगे।